मैं आपसे पहला सवाल भारत मंडपम पर ही पूछता हूं। अभी आपने हमें दिखाया और बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपने बनाकर रखी है। उसके पीछे क्या सोच थी और आप इस G20 के आयोजन को बाकी आयोजनों से किस तरह बेहतर और अलग बनाने के बारे में सोच रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, और आज तक का भी धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये संगोष्ठी रखी है। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी ऑफर हुई, तब एक विश्व के सामने भारत का चित्र, एक नए भारत का चित्र, एक उभरते हुए भारत का चित्र, एक भविष्य में हम भारत को कहाँ पहुँचाने चाहते हैं, क्या विजन है, क्या हमारा भारत के लिए आगे का सोच है, उसको हम दर्शाएं पूरी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया को ये महसूस हो कि भारत सिर्फ एक मित्र देश नहीं है, सिर्फ एक विश्वसनीय देश नहीं है, लेकिन बाकी देशों की जरूरत है। बाकी देशों को भारत पर निर्भर होना पड़े, बाकी देशों को दिखे कि भारत के साथ मित्रता, भारत पे विश्वास रखना उनके भी हित में है, और एक विश्व स्तर पर भारत का नेतृत्व कायम हो, लोगों को ध्यान में आए कि अब ये पुरानी सोच वाला भारत नहीं है, अब ये बड़ा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत है। इसकी कल्पना लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जो G20 की प्लानिंग है, चाहे वो भारत मंडपम और पूरा रीडेवलपमेंट ऑफ प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो G20 की अलग अलग बैठकें और लगभग 200 से अधिक बैठकें आज देश के 50 से अधिक शहरों में, जिससे देश के हर प्रदेश में और यूनियन टेरिटरी में कोई ना कोई कार्यक्रम G20 का रखा गया। आज ये एक मूवमेंट के रूप में उभर गया है पूरे देश में। जन जन, आप कोई गांव में भी जाओगे तो लोगों के ध्यान में है कि आज भारत G20 की प्रेसिडेंसी के साथ साथ एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, उसका दूरगामी परिणाम आगे आने वाले दिनों में भारत को मिलेगा। और मैं आप सबको बता दूं कि पीयूष जी से बात करने का एक और बड़ा फायदा ये है कि पीयूष जी एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये पहले G20 में भारत के शेरपा भी रह चुके हैं और अब कॉमर्स मिनिस्टर हैं और अब बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप बहुत इंटरेस्टिंग मानते हैं, क्योंकि आप जब शेरपा थे तो असली में तब ग्राउंड वर्क आपने शुरू किया होगा, सारा कोऑर्डिनेशन आपने शुरू किया होगा, और अब ये एक तरीके से फाइनल मैच अब होने वाला है, फाइनल राउंड में हम हैं। नहीं, एज शेरपा तो यू आर रियली ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंसी और ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं। तो वास्तव में मैं तो समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से उस समय में भी, परंतु सोच किस प्रकार से इसको प्लान किया जाए, किस प्रकार से इसको क्रियान्वयन किया जाए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की थी। और मेरा स्वयं का तो अनुभव ये है कि वो बड़ा एम्पावर करते हैं अपनी टीम को, और उस एम्पावरमेंट से ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिज टीम। साथ ही साथ लेकिन एम्पावरमेंट के साथ मार्गदर्शन भी रहता है, उनका सहयोग भी रहता है कि आप कभी कोई दुविधा में हो तो समय समय पे उनसे दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं कैसे प्रधानमंत्री जी की सोच हट के है, बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से अलग है। हम रोम में थे जब G20 इटली की प्रेसिडेंसी थी, और रोम में लीडर्स समिट होने वाली थी अगले दिन। चर्चा हो रही थी पूरी टीम के साथ, और मैं इतना बता सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े इंक्लूसिव नेता हैं, सबके साथ मिलके चर्चा के माध्यम से
भारत के विषय में क्या बोलना, क्या करना, क्या निर्णय लेना, एक बड़ा इन्वॉल्व्ड लीडरशिप का अप्रोच है उनका। तो देर रात को चर्चा हो रही थी, अगले दिन सुबह लीडर समिट होना था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने कुछ नया चीज विश्व के सामने रखनी चाहिए भारत के बारे में। और जब चर्चा हो रही थी तो एक बात निकली कि जब कोविड की महामारी भारत में आई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई सारे ऐसे फैसले लिए गए जिससे उद्योग, व्यापार, निर्यात, हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सप्लाई चेन्स हैं उसमें जो योगदान है, उस सबको डिस्टर्ब ना हो, उसकी बड़ी चिंता की गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया कि वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दो। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको अपना व्यापार चालू रखने दो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो कोई फेल ना हो। तो उसके कारण पूरे कोविड की महामारी में, जैसे हमारा सर्विसेज सेक्टर है, हम कई अंतर्राष्ट्रीय लगभग आधे से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज की एक कड़ी भारत में है, उनकी सप्लाई चेन्स में, पर्टिकुलरली इन द सर्विसेज सेक्टर। अब उन किसको भी एक सेकेंड, एक मिनट के लिए भी कभी डिस्टरबेंस नहीं होने दी जी। कंटिन्यूअस सप्लाई चालू रही। तो इससे प्रधानमंत्री जी ने कॉइन किया फेज ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड। और मैं समझता हूं आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि इंडिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड। भारत पे विश्वास रखा जा सकता है, भारत के उद्योग पे, भारत के लोगों के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। और मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 140 करोड़ देशवासियों के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें भेंट में दी है। हम सबके कर्तव्य, हम सबके काम के आधार पर जो देश ने काबिलियत दिखाई है, उसका परिणाम है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है, संबंध भी बढ़ाना चाहते हैं और भारत के लोगों पर विश्वास भी करता है। आपने जो ट्रस्टेड पार्टनर की बात कही, अभी उस पर मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी जो आप बता रहे थे, जो किस्सा आपने बताया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क फ्रॉम होम का आइडिया है, ये प्रधानमंत्री मोदी का था और ये तो एक तरीके से ग्लोबल आइडिया बन गया। देखिए, ग्लोबली उन्होंने समय लिया, ये सब परिवर्तन करने के लिए कई देशों में समय लगा। भारत एक प्रकार से वी वर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। भारत ने लॉकडाउन भी लगभग बाकियों के पहले शुरू किया। भारत ने और भारत के लोगों ने पूरा सहयोग दिया। इट वॉज अ पीपल्स मूवमेंट। ये कोई प्रधानमंत्री जी ने आदेश नहीं दिया। जब उन्होंने अपील की जनता कर्फ्यू के लिए कि हम स्वयं से भारत के लोग एक दिन अंदर घर पे रहे, बाहर ना निकले, तो आपने देखा पूरे देश में सन्नाटा था। और उससे विश्वास उठा कि भारतवासी में इतनी क्षमता है और इतनी सूझबूझ समझ है कि ऐसी कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े तो हम कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से चारों दिशा में सोचा कि क्या क्या और चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्क फ्रॉम होम का डिसीजन विद इन 24 आवर्स ऑफ द लॉकडाउन किया गया, जो और कोई देश में नहीं हुआ। मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं, भारत में। तो मतलब ये कहना सही होगा कि पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम की जो उत्पत्ति है असल में, और जो जो ओरिजिनल थॉट है, वो यहीं से निकला, हमारे देश से। अब इन अ वे वन कैन से दैट, पर मैं समझता हूँ ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग पता करें, आप लोग रिसर्च करें। आपको यही ध्यान में आएगा कि वी वर अमंग्स द फर्स्ट टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड ऑपरेशनलाइज बोथ। कई बार तो आइडियाज तो बहुत होते हैं, हम भी यहाँ सब बैठे हैं, आपके इतने लाखों करोड़ों दर्शकों के पास आइडियाज भरमार में होते हैं, अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास भी आइडियाज बहुत होते हैं, पर उसको सोच समझ के नीति बनाना और उसको क्रियान्वयन करना समय पे, ये एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है, ये मैं उजागर करने की कोशिश कर। जी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि ट्रस्टेड पार्टनर की तरह दुनिया हमें दिखती है। अब समस्या ये है कि दुनिया तो हमें
ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देख रही है, हमारे ऊपर विश्वास कर रही है। लेकिन आप G20 से एक मिनिस्टर के तौर पर, शेरपा के तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन आप एक नेता भी हैं। और G20 पर अपने देश में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। हमारे देश का अपना विपक्ष जो है, अपने यहाँ के जो नेता हैं, ये G20 पर आपके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें इनकॉन्सिक्वेंशियल होती हैं, उस पर ज़्यादा समय लगाना या उस पर ज़्यादा देश को बांटने की कोशिश करने का लाभ नहीं है। वैसे मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि देश के लोग और सभी राज्य सरकारें भी पूरी तरीके से सहयोग कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई राज्य में कोई अधिकारी या कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, किसी ने इसमें राजनीति की है। पूरी तरीके से आज भारत इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे खड़ा है। एक दो चार युवा नेताओं को शायद समझ कम है, अब उसकी वजह से हमें ना तो समय बर्बाद करना चाहिए, ना देश में एक बटे हुए मैसेज का या डिवाइडेड हाउस का मैसेज बाहर देना चाहिए। देश की जनता ही उन दो चार लोगों को आइसोलेट कर देगी। समझदार लोग उन्हीं की पार्टी के भी G20 की सराहना करें। अब देखिए, शशि थरूर ने जैसे कहा, G20 एट द टाइम व्हेन स्टेट्स आर बर्निंग। ऐसे शशि थरूर जी अंग्रेजी का प्रयोग करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर वास्तव में उनके पुराने आप वक्तव्य देखेंगे तो उन्होंने तो वेलकम किया है G20 को। और मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत को अपनी साख बनानी है, उसकी जो महत्व है वो शशि थरूर भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। स्वयं विदेश में पढ़े हैं, विदेश में शायद प्रोफेसर भी रहे हैं। और मेरे जितने व्यक्तिगत बातचीत हुई है अलग अलग दलों के नेताओं से भी, लगभग सभी ने सराहना की है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की G20 के परिप्रेक्ष्य में। सभी ने कहा है कि G20 से भारत का नाम और उज्जवल हुआ है विश्व में। और गिने चुने वक्तव्य, और कई बार तो क्या होता है कि पार्टी लाइन या पार्टी नेता को अच्छा दिखने के लिए भी कभी कभार करना कुछ पड़ता है, लोगों को नेताओं को लेकिन देने पड़ते हैं। G20 का अंदरूनी राजनीति पर कितना असर आपको लगता है? क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि G20 से आप चुनाव जीतने की भी कोशिश करेंगे, इसे असल में आप चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, इसीलिए आपने लोटस भी G20 पर लगा दिया। भाई अभी तो फिर ये तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि देश का नेशनल फ्लावर किसने चुना था। तब मोदी जी थे क्या वहां पे? मैं मतलब जानना चाहता हूं आपसे, क्या मोदी जी तभी थे जब ये चूज हुआ था? नहीं, तब तो नहीं थे। तब तो नहीं थे। तब किसकी पार्टी की सरकार थी और या किस परिवार की सरकार थी? यहाँ तो परिवार ही एक ही है, पार्टी एंड परिवार एक ही है। तो अब वो अपने आप सोचे कि उन्होंने शायद 75 साल पहले गलती की होगी। अच्छा, ये भी दूसरी बात भी एक सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कमल का निशान देना, अब या तो कांग्रेस उस समय पार्टी में सरकार थी, उनकी पार्टी की सरकार थी, और किस परिवार का नेतृत्व था, कौन प्रधानमंत्री था उस समय जब भारतीय जनता पार्टी, हम तो 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किसकी सरकार थी 1980 में जब हमारी पार्टी बनी? कांग्रेस की सरकार थी। कौन प्रधानमंत्री थे, किस परिवार से थे प्रधानमंत्री? गांधी परिवार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस समय हमें लोटस का सिंबल मिला। लोटस का सिंबल, लोटस देश का एक प्रकार से गौरव का प्रतीक, शायद दिव्य शक्ति हो कोई। लेकिन क्या ये आपके चुनाव प्रचार का भी एक हिस्सा रहेगा? देखिए, जैसे हाल ही में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के जितने भाषण हैं वो इसे अपनी एक उपलब्धि बताते हैं, जो सही है कि भारत की जो छवि है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत अच्छी हुई है, हम बहुत शक्तिशाली हुए हैं। आप भी कह रहे हैं हम ट्रस्टेड पार्टनर हैं। क्या ये छवि चुनाव प्रचार में भी मदद करती है, करेगी? सुधीर जी, हर एक काम को चुनाव के सीमित दृष्टिकोण से देखने की गलती कुछ पार्टियों को डुबा देती है और उनकी ये हालत हो जाती है कि वे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने लायक भी सीट्स नहीं आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, और मैं ये 9 वर्ष के अनुभव के साथ बड़े जिम्मेदारी के साथ आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं,
2014 में स्वेरिंग इन ऑफ मिनिस्टर्स के तुरंत बाद जो पहली उनका संवाद हुआ मंत्रियों के साथ, और 2019 के स्वेरिंग इन के बाद भी, दोनों समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट इन शब्दों में हम सबको निर्देश दिया कि अब चुनाव खत्म हो गया, अब आपको, उस समय 120 करोड़ की लगभग जनसंख्या थी 2014, 120 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करना है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना है, इसमें कोई ये नहीं देखना किसकी सरकार राज्य में है, किसने किस जगह पे आपका एमपी चुन के आया नहीं आया, कौन जीता, काम हारे, कुछ नहीं, बिना भेदभाव देश की चिंता करनी है, देश की सरकार है। और मैं समझता हूं हमने 9 वर्ष तक इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे काम किए, हमने कभी किसी प्रकार का ना तो भेदभाव किया, कास्ट के ऊपर, रीजन के ऊपर, भाषा के ऊपर, किस पार्टी की सरकार किस राज्य पे है उसके ऊपर, प्रदेश के बेसिस पे किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया। अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो देश के हित में और जनहित में लिया जाता है, और निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जो आज 140 करोड़ लोगों को सशक्त बनाए, एम्पावरमेंट मिले उनको आगे के लिए और आत्मविश्वास दें। और मैं समझता हूं कि G20 एक लंबी कड़ी का एक अंग है। कोई G20 से चुनाव हार जीत नहीं होने वाली, परंतु विश्व में जो आज विश्वसनीयता बनी है, ये एक 9 वर्ष के कठोर परिश्रम की वजह से, 9 वर्ष के काम की वजह से, और इसमें प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया, उसमें 140 करोड़ लोग आज सहभागी हैं, सभी लोग ने, आखिर जोश से सबका स्वागत होता है जो विदेश से आते हैं। आज कई जगह पे कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि आज भारत में टूरिज्म बढ़ा है, जम्मू कश्मीर तक में टूरिज्म बढ़ रहा है जब से G20 की मीटिंग हुई वहाँ। आज सब होटल इंडस्ट्री को जो कोविड में थोड़ी तकलीफ हुई थी वो सब रिवाइव हो गए, कंपनियां प्रॉफिट में आ गई हैं, क्योंकि G20 की वजह से देश दुनिया से लाखों लोग आ रहे हैं, लाख से ऊपर डेलीगेट्स आ चुके हैं अभी तक अलग अलग मीटिंग्स के लिए, 200 से अधिक मीटिंग हुई है, अधिकांश फिजिकल मीटिंग्स, थोड़ी हाइब्रिड और वर्चुअल भी है जी। तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए एक बहुत खुशी का प्रसंग है। हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए देश की बढ़ती हुई ताकत, उभरता हुआ देश का वर्चस्व विश्व में। इसमें राजनीति को जोड़ना बहुत ही छोटी सोच दिखाता है। चलिए, मैं डोमेस्टिक राजनीति को नहीं जोड़ता, अब इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उसको जोड़ता हूँ। G20 के जो समिट्स हैं, या हाल ही में आपने देखा होगा, जो आउटकम डॉक्यूमेंट है उसे ड्राफ्ट करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए पोलराइजेशन है G20 में भी, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है, और ये सारे देश ऐसे हैं जो कि अलग अलग सोच रखते हैं। इस बार जब भारत में ये सारे लोग आएंगे, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की, रशिया की, आप इन सब में कैसे समन्वय बैठाएंगे और कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि जब ये बैठक खत्म हो तो दुनिया को दिखाने के लिए हम एक अच्छा आउटकम डॉक्यूमेंट बना सकें, जिससे ये पता चले कि हमने वाकई कुछ काम किया है, सिर्फ फोटो सेशन या सिर्फ जिसको कहते हैं कि एक इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया। मुझे लगता है कि आपने अभी तक जितने G20 की मीटिंग्स हुई हैं, खासतौर पे यूक्रेन में जो आज युद्ध चल रहा है उसके बाद, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालना चाहिए। और भारत में जो G20 मीटिंग्स हुई अभी तक, मिनिस्टरियल्स हुए हैं, उसका निकालना चाहिए। आपको सीधा ध्यान में आएगा कि चाहे वो आउटकम्स हों, विशेष फैसले निर्णय हों, या सहभागिता हो सबकी, उस सब में हमारे भारत की प्रेसिडेंसी का सफलता झलकती है। लगभग सभी देश, चाहे वो G20 के सदस्य हों या इनवाइटी देश हो, सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हम पूरी तरीके से भारत की G20 प्रेसिडेंसी को सफल देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, माननीय निर्मला सीतारमन जी, हमारी वित्त मंत्री, और विशेषकर G20 एक प्रकार से पहले फाइनेंस के
दृष्टिकोण से ही शुरू हुआ था। फाइनेंस ट्रैक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री इसको स्पीयरहेड कर रहे हैं। G20 हमारा सेक्रेटेरिएट, अमिताभ कांत, G20 शेरपा वगैरह, सबसे अगर आप फीडबैक लेंगे तो सभी को ये फीडबैक दिया गया है। सभी देशों ने आश्वस्त किया है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत की सफलता में सहभागिता देखना चाहते हैं। मेरे भी जो ट्रेड और कॉमर्स वाणिज्य मंत्री विश्व भर से आ रहे हैं। अगले हफ्ते जयपुर में हमारी G20 मिनिस्टेरियल है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की। सभी मंत्रियों ने हमें पूरी सहायता, पूरा सहयोग का विश्वास दिलाया। कल से जो चेयर्स और टेक्स्ट और आउटकम डॉक्यूमेंट बनेगा, उसकी चर्चा कल से शुरू होने वाली है जयपुर में। मैं समझता हूं कि बड़ी विचित्र परिस्थितियों में, बड़ी समस्याओं के बीच हमारी G20 आई है। कोविड खत्म ही हुआ था, उसके बाद ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आ गई। ऐसी परिस्थितियों में जिस खूबी से भारत ने नेविगेट किया है, भारत ने पूरा रास्ता निकाला है इस G20 का, मोदी जी के नेतृत्व में, ये अपने आप में एक मिसाल है कि विश्व में कितनी भी बड़ी चुनौतियां हो, अगर आपकी नीयत साफ हो, अगर आपका काम ईमानदार हो, तो सफलता अवश्य मिलती है। सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, चीन की अभी तक भूमिका कैसे रही है? क्योंकि अभी हमने ये देखा कि चीन को वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा स्लोगन था, उस पर भी चीन को समस्या थी। मिलेट्स पर भी हमने सुना उनको कुछ समस्या थी। प्रधानमंत्री का जो एक स्टेटमेंट था, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, उस पर भी चीन को समस्या थी कि भाई इसको भी आप डॉक्यूमेंट में से हटाइए। तो हमारी इन सब चीज़ों को लेकर स्पेसिफिकली चीन को इतनी समस्या क्यों हो रही है कि वो इतनी सब चीज़ों पर आपत्ति करता है? मुझे लगता है कि इन विषयों के ऊपर आज चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। अभी तो लीडर्स समिट होना बाकी है। सभी शेरपा बैठ के इसमें से मार्ग निकाल रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जरूर जो फाइनल लीडर्स समिट में आउटकम डॉक्यूमेंट निकलेगा वो अच्छा होगा और सभी उसमें सहमति देंगे। एक और सवाल जो आम जनता के दिमाग में है, हम चीन को एक ख़ास नज़र से देखते हैं। हम जानते हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब यहाँ आएंगे और उनके लिए एक रेड कार्पेट वेलकम होगा और यहाँ वो बैठेंगे, आपको ऐसा लगता है कि भारत की जो जनता है वो उसको खुले मन से इस तस्वीर को स्वीकार करेगी? देखिए, ये मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, इसकी मेंबरशिप पहले से तय हुई हुई है। तो अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स में हम भारत अपनी बात बहुत मजबूती से रखता है, आगे भी रखता रहेगा। लेकिन मल्टीलैटरल डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, मल्टीलैटरल फोरम में हम अपनी सहभागिता बढ़ाएं, हम अपना वर्चस्व बढ़ाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। हमारी बायलैटरल इश्यूज को हम बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे, पर मल्टीलैटरल फोरम्स पे बायलैटरल परछाई को, जो द्वितीय देशों के बीच में जो विषय होते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मिक्सअप नहीं करना चाहिए। जी, पर आपने तो देखा होगा पीयूष जी कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शी जिनपिंग के साथ दिखाई देते हैं और अगर एक फोटो भी आ जाती है, एक वीडियो भी आ जाता है, तो उसके 100 विश्लेषण शुरू हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज को का विश्लेषण शुरू हो जाता है कि कौन किससे क्या कह रहा होगा, तस्वीरें क्या कहती हैं, ये वीडियो क्या कहता है। ये सब चीज़ें आपने पहले भी देखी होंगी अगर अलग अलग मंच पर। क्या हम उस स्क्रूटनी के लिए फिर से तैयार हैं? मैं समझता हूँ कि ये विश्लेषण या ये जो भी आप समस्या की बात कर रहे हो, ये अधिकांश आपकी हेडलाइंस और मीडिया की हेडलाइंस के लिए ज़रूर काम आती होंगी। हो सकता है कुछ विरोधियों को, जिनको भारत फर्स्ट के बदले फैमिली फर्स्ट दिखता हो, उनके लिए ऐसी तस्वीरों में से कोई मजाकिया चुटकुले बनाने का मौका दिखता हो। पर भारत के लोग समझदार हैं, भारत के लोग समझते हैं कि कूटनीति में और जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बात रखनी होती है, उसमें शिष्टाचार रखना पड़ता है। और हम तो वैसे लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं।
द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। अब वर्ल्ड में जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति हमारी सोच का होगा या हमारे साथ ही होगा, तो हम तो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और हमारी तो उम्मीद है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, वैसे ही हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये समस्याएं खत्म हो। हम चाहेंगे कि सभी देश, व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर्स हों, इन सब का सम्मान करें, ईमानदार व्यापार करें, पारदर्शी व्यापार करें, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे रखें, कोई आतंकवाद को सपोर्ट ना करे। तो ये हमारे जो मुद्दे हैं वो तो उस पर तो लगभग दुनिया में सभी की सहमति है। अब मैं देश के मुद्दों पर आता हूं, क्योंकि आप भारत सरकार में मंत्री भी हैं, आप बीजेपी के सदस्य भी हैं, और हमारे देश में अब से 10 महीने के बाद चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनाव की बात ना करें या राजनीति की बात ना करें? G20 की बात तो हमने की, लेकिन हमारे देश में भी एक NDA वर्सेस इंडिया, हमारे देश में भी एक G26 वर्सेस G38 का एक मैच चल रहा है। तो जो आपके सामने G26 का एक नया ग्रुप जो बना है, फिर आपने उसके सामने G38 बना लिया, इस मैच के बारे में आपको क्या लगता है? व्हाट वुड बी दी आउटकम? देखिए, ऐसा है कि हम अगर आउटकम की बात करते हैं तो फिर आप लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोल देते हो। तो इससे लेट अस वेट एंड सी। अभी तो काफी समय पड़ा है, पर लगभग जो प्यार और स्नेह देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है, जो भारतीय जनता पार्टी और NDA के मित्र दलों के लिए आज जो विश्वास और जिस प्रकार से 9 वर्ष में काम हुआ है, इन सबका अगर आकलन लें तो मुझे लगता है कि वन वे स्ट्रीट है। इट विल बी अ डिसाइसिव विक्ट्री, बड़ा ही निर्णायक विजय लेके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA एक बहुत बड़ी जीत के साथ 2024 में उभरेगा। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति का सामना करने के लिए इतनी हड़बड़ मची हुई है, लेकिन साथ ही साथ वो इतने कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ घिरे हुए हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अलग अलग घटक दल एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की लड़ाई हो, चाहे वो दिल्ली में दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई हो। पंजाब में तो मुझे लगभग सभी कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि हम तो किसी हालत में गठबंधन नहीं कर सकते। बाकी देशों प्रदेशों का मैंने आपके साथ शायद पहले भी चर्चा की थी कि इस गठबंधन होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उदाहरण के लिए ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल के बाहर एक वोट नहीं ऐड करेंगी किसी भी और संदर्भ में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का मुझे लगता है यूपी के बॉर्डर्स के बाहर एक वोट नहीं होगा, मतलब उसके बाजू में हरियाणा की कोई विलेज हो या राजस्थान की विलेज तक में कोई एक वोट ऐड नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी का तो मैं समझता हूं बिहार में भी अभी कोई वोट नहीं रहा है। तो इस गठबंधन से वास्तव में कोई आनी जानी है नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कद और जो विश्वसनीयता और जो काम रहा है 9 वर्ष का, उसके आधार पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ और NDA पिछले बार से भी और बहुत अधिक सीटों के साथ विजयी होके देश में फिर एक बार एक स्थिर सरकार, एक ईमानदार सरकार और एक ऐसी सरकार जो 140 करोड़ देशवासियों का बिना भेदभाव के ईमानदारी से सेवा करे, गरीबों का कल्याण करे, देश में सुशासन स्थापित करे और विश्व पटल पर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अगले 5 साल में बनाए। राहुल गांधी का ये जो नया वर्जन 2.0 अब कांग्रेस फिर से लॉन्च कर रही है, ये वर्जन आपको 2.0 पे ही अटके, हमने तो उनके इतने लॉन्चेस देख लिए। कई बार तो इतने लॉन्चेस होने के बाद वो ब्रांड घिसा पिटा हो जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार थोड़ा और अच्छे से लॉन्च हुए हैं। इस बार लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।
और पार्लियामेंट में वो आए, और ये जो पीछे 6 महीने में हुआ, ये सब इससे आपने उन्हें एक हिंदी फिल्म के हीरो की तरह बना दिया। और तो इस बार उनका जो पुल है थोड़ा पहले के मुकाबले अच्छा है, ऐसा कहना है लोगों का। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाम राहुल गांधी जी देश में ये चुनाव हो जाए। और आपको सिर्फ ये देख लेना पड़ेगा, बाकी उनके गठबंधन के नेता इस बात को स्वीकार कर लें, उसमें आप जरूर अपना भी योगदान दीजिएगा आज तक चैनल के माध्यम से। लेकिन पहले वो सब स्वीकार कर लें और इस देश में अगला चुनाव लड़ लिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल 2.0, 3.0, 4.0, 13.0, जितने लॉन्चेस हुए हैं सबको एक साथ सम्मिलित करके भी आप कर लीजिए, हम तो तैयार हैं। मणिपुर में जो हाल ही में हुआ उसको विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और ये सही बात है कि मणिपुर आपसे कंट्रोल हुआ भी नहीं, अभी भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि मणिपुर है तो बहुत दूर यहाँ से, छोटा सा राज्य है, लेकिन मणिपुर ने आपकी छवि को डेंट किया है। सुधीर जी, मणिपुर एक बड़ा संवेदनशील विषय है, आज से नहीं दशकों से। लेकिन मणिपुर में आपने चुनाव अभी हैं 10 महीने के बाद। मणिपुर में आपने पहले भी इस प्रकार की एथनिक प्रॉब्लम्स के बारे में अवश्य सुना होगा। मणिपुर तो ऐसा प्रदेश है जहां पे महीनों महीनों 1.5 साल तक ब्लॉकेड रहा है, यानी पेट्रोल 2,500-1,500 रुपए लीटर मिलता था। हमने 6 साल में 6-7 साल जब से हमारी सरकार वहां आई है, वहां पे अमन शांति स्थापित की, सभी वर्गों को साथ में लिया। पूरे पूर्वांचल का दृश्य देखें तो पूरे पूर्वांचल में बहुत बड़ी मात्रा में अमन शांति हुई है। हजारों की संख्या में मिलिटेंट्स ने आर्म्स ले डाउन किए हैं, अपने हथियार छोड़ दिए और मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। एक हम सभी जानते हैं कि कोर्ट का निर्णय जो अप्रैल एंड के आसपास दिया गया, और उस निर्णय के दौरान जो कहा गया, उसके कारण एक उत्तेजना मणिपुर में 2 कम्युनिटीज के बीच में हुई। लेकिन पहली बार है कि तुरंत 24 घंटे के अंदर वहां पे आर्मी भी पहुंची, सेंट्रल इंटरवेंशन भी हुआ, 3-4 दिन के अंदर पूरी समस्या को कंट्रोल कर लिया गया। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आज भी काबू में नहीं है, क्योंकि अभी फिर हिंसा हुई, वहां छोटी हिंसा हुई है, पर जब भी एथनिक प्रॉब्लम होती है तो कोई ओवरनाइट स्टार्ट और स्टॉप बटन नहीं होता है। इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू अर्न। दोनों वर्गों को एक साथ जोड़ने का सिलसिला जो दशकों के साथ से तकलीफ में था, हमने बड़े मेहनत करके दोनों को साथ लाए थे। अब दुर्भाग्य है कि एक निर्णय के कारण, कोर्ट के निर्णय के कारण स्थिति बिगड़ गई, लेकिन वास्तव में देखें तो 3-4 दिन ही रहा। वो जो मेन इंस्टेंसेस आते हैं बाहर, वो उसी समय के आते हैं, और गत 2-2.5 महीनों में तो आप काफी शांति है। अभी आप कोर्ट को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए कि मैं कोर्ट का वो जो नहीं फैसला कर रहा था, हूं, उन्होंने एक निर्णय लिया, जो कारण रहे होंगे उसमें मेरिट्स में मैं नहीं जा सकता हूं, पर उस निर्णय के कारण कुछ गलत फहमियां जरूर वहां पे हुई, और उन गलत फहमियों के कारण ये समस्या। पीयूष जी, 10 मिनट हमारे पास और बचे हैं। एक और बड़ा मुद्दा है जो कि आपको परेशानी में डाल सकता है, और वो है महंगाई का मुद्दा। देखिए, कोविड के बाद से पूरी दुनिया के देशों में बहुत महंगाई हुई, तब हमारे देश में महंगाई हमने काबू में करके रखी, और हम कहते रहे कि देखिए सब जगह इतना इन्फ्लेशन रेट है, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब बाकी के देशों में धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन हमारे देश में आप देखें तो अगर आंकड़े लेटेस्ट जो हैं, रिटेल इन्फ्लेशन जो है लगभग 7.5% चली गई है। वेजिटेबल्स का अगर आप देखें तो 37%, पल्सेस 13%। क्या ये और 1-2 साल रहने वाला है, या आप इसको तुरंत काबू में लाएंगे? पहली बात तो महंगाई को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए।
आप 75 वर्ष की महंगाई को मैप करवा लीजिए। आपका जरूर कोई ना कोई रिसर्च विंग होगा, थोड़ा बहुत तो करते होंगे ना रिसर्च कभी ना कभी। रोज करते हैं। करते हैं, बढ़िया। तो आप 75 वर्ष की महंगाई को निकाल लीजिए और 75 वर्ष की महंगाई में कोई और 9 वर्ष का, 10 वर्ष का एक दशक निकालिए जब महंगाई इतनी काबू में रही हो, इतनी नियंत्रण में रही हो। कोई एक निकाल के मुझे दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इंडिया हैज विटनेस द लोएस्ट इन्फ्लेशन ओवर अ 9-year पीरियड इंक्लूडिंग कोविड। पिछले 2 महीने के अगर आंकड़े देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन भी 4.5% के आसपास थी। उसके बाद ही बढ़ा है और वही है। इस महीने जरूर बढ़ी है और शायद 39 दो महीने का एक पीरियड रहेगा। ये 39 महीने का हाईएस्ट है। विच ओनली शोज के 39 महीने तक कितनी कम थी। कांग्रेस के समय तो 10-12% डबल डिजिट इन्फ्लेशन को वो नॉर्मल कहा करते थे। हमने कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए कि महंगाई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का वाक्य निकाल लीजिए, पब्लिक स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई कोरिया के कारण है। हमने कभी ऐसे वीक एक्सक्यूजेस नहीं दिए। देखिए हमारे यहाँ किसके कारण है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां तक कहा क्या ये एक समस्या है जिसके लिए हम पूरे कठोर कदम उठा रहे हैं और इसको अवश्य ठीक करेंगे। क्योंकि ये आदत जब हमने कर दी कि सबको 4-5%, 6% के अंदर महंगाई रहेगी तो अच्छा है ना, देश के लिए एक अच्छी बात है कि देश की आशा अपेक्षा है अब उस बैंड की है। आखिर 14-15 में पहली बार हमारी सरकार ने आरबीआई को ये जिम्मेदारी दी कि आप 2 से 6% बैंड के अंतर्गत ही महंगाई को रखेंगे। ब्याज के दर इतने कम क्यों हो पाए? क्योंकि महंगाई पे काबू लाया गया। और अच्छी बात है कि देश में अब ये एक्सपेक्टेशन हो गई है कि इसी पे रहेगी। कुछ वस्तुओं में हाल में महंगाई बढ़ी। हम सब अगर इसमें देखें तो पहली बार है देश में कि जितने टमेटो ग्रोइंग एरियाज हैं जहाँ टमाटर बनते हैं उधर एक साथ बारिश आई। और टमाटर एक ऐसी चीज है जिसका कोई स्टोरेज का अपॉर्चुनिटी नहीं है। देयर इज नो वे वी कैन स्टोर टमेटोज। ये कोल्ड स्टोरेज में भी नहीं रखा जाता है, ये फ्रेश टमेटो आता है। एक ही तरीका है डिहाइड्रेटेड टमेटोज, पर वो बहुत महंगा हो जाता है। और साथ ही साथ भारत में हमारी जो पैलेट है, हमारी जो टेस्ट बड्स हैं, हम भारत में फ्रेश टमेटो ही खाते हैं। हम वो डिहाइड्रेटेड को पसंद नहीं करते हैं। विदेश में कई विकसित देशों में चलता है। ऐसी परिस्थिति में एक साथ हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी जब एक साथ बारिश आई तो जो टमेटो के फार्म्स थे या टमेटो ग्रोइंग एरियाज थे वहां समस्या आई। लेकिन यह भी गौर करने की बात है कि भारत के 75 वर्ष के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने टमाटर में भी इंटरवीन किया और 2 तरीके से किया। हाँ, कई महीनों से लग रहा था ये एक विषय है जिसपे हमारे पास कोई तरीका नहीं है और ये समस्या तो अभी जुलाई अगस्त में आई। हमने 6 महीने पहले इस समस्या के ऊपर काम शुरू किया, स्टार्टअप की दुनिया के लोगों को जोड़ा, सबसे चर्चा की। और देखिए ये इत्तेफाक है कि 30 जून को हमने एक हैकाथॉन शुरू किया कि भाई टमाटर के लिए कोई रास्ता ढूंढे कि इसको कैसे स्टोर किया जा सकता है या क्या करें जिससे टमाटर में कभी कमी हो तो महंगाई लोगों को ना फेस करनी पड़े। ये आखिर मुझे या किसी को भी सरकार में 6 महीने पहले या जिस दिन ये लॉन्च हुआ 30 जून को, और ये लॉन्च तो पब्लिक डोमेन में, ऐसा तो नहीं है कि मैं आज ये बात कर रहा हूँ, पर हम 30 जून को हैकाथॉन लॉन्च होना और उसके 25 दिन बाद ये बारिश, 20 दिन बाद, 15-20 दिन बाद इतनी तेज बारिश के कारण टमाटर के दाम बढ़ना, ये वास्तव में एक बड़ा इत्तेफाक है। लेकिन सरकार दोनों तरफ से काम कर रही है। एक तरफ परमानेंट सोल्यूशन, दूसरी तरफ जहाँ जहाँ टमाटर अवेलेबल थे हमने वहाँ से प्रोक्योर कराया नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा। अलग अलग इलाके जहाँ दाम ज़्यादा बढ़े थे वहाँ पे 2-2 किलो प्रति व्यक्ति को एक समय पे मिले, ऐसी व्यवस्था की। शायद 80 या 90 रुपए से शुरू की थी, अब तो दिल्ली में 50 या 40 रुपए में नैफेड और एनसीसीएफ टमाटर उपलब्ध करा रहे हैं। पर सबको नहीं मिल रहा होगा, और अलग अलग जगह करा रहे हैं।
नहीं, आपको जाके लेना तो पड़ेगा ना, आपके घर पे तो नहीं पहुंचेगा सुधीर जी, आपको जाके लेना पड़ेगा। तो दिल्ली और में दिल्ली में शायद 70, 80 या 100 जगहों पे ये उपलब्ध नहीं, किया बहुत गया। सारे और लोगों ने देश तो के कई ऐसे इलाके जहां जहां पे टमाटर के दाम बढ़े थे, हमने इस सुविधा उपलब्ध की। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास तो कोई है जो टमाटर के इस समय किसी ने हाल में खरीदा हो जो बता सके? जी, क्या भाव खरीदा? में। वो तो आपने मार्केट से खरीदा जी, है, हम जो पर चलो एनसीसीएफ और 80। नैफेड है जी 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 उसकी जी बात कर। जी, ओके। एब्सोल्युटली, तो रहेगा, वो तो अलग अलग एरिया में रहेगा। हमने उसको सप्लीमेंट किया है थ्रू एनसीसीएफ एंड नैफेड, तो आप उधर जाके जरूर ले सकते हैं। तो आपने टमाटर खाना फिर से शुरू कर दिया? तो आप अगर 300 से 70 को एक उपलब्धि नहीं मानेंगे, और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एनसीसीएफ जब नेफेड और एनसीसीएफ उपलब्ध कराते हैं बड़े मात्रा में, तो स्वाभाविक रूप से मंडियों पे भी असर पड़ता है और बाजार पे भी। लेकिन एक चीज जरूर आप लोगों ने गौर करनी चाहिए, बीच में टमाटर के दाम एक बार कम होने के बाद, 60-70 होने के बाद फिर एक बार बढ़े थे, कम हो गए थे 70-80, फिर एक बार बढ़े थे। वो कम होने और बढ़ने के बीच में सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था कि एक युवराज आजादपुर मंडी में गया, पता नहीं क्या किया, पर उसके बाद फिर टमाटर के दाम बढ़े और हमें तुरंत और मटेरियल लाना पड़ गया दूसरी जगहों से। ये अब क्या कारण है भगवान जाने, पर ये वास्तविकता है। पर राहुल गांधी जो अपने नए रूप में आजकल, कभी वो मंडी में जाते हैं, कभी वो बस में ट्रक में बैठ जाते हैं, अभी आजकल वो लद्दाख में गए हुए हैं, आज मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और रोज़ उनके वीडियोस आते हैं, इंस्टाग्राम पर उनके मीम्स बन रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जोर तो पकड़ रहा है, लोग देख रहे हैं और ये उनका एक नया स्टाइल है? नहीं नहीं, बड़ी फुर्सत है, बड़ी अच्छी बात है, उनको लगे रहना चाहिए मोटरसाइकिल पर और घूमते रहना चाहिए, और अपने गठबंधन से अपने नेतृत्व के ऊपर पहले स्टैंप तो लगवा दें और अनाउंस करें, जिससे हम तुरंत अपने कैंपेन मोड में आ सकें। पीयूष जी, आखिरी सवाल ये है, लोगों ने अभी से कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है। जैसे प्रधानमंत्री जब आपके फंक्शन में आए थे, भारत मंडपम के उद्घाटन में, पहली बार उस दिन उन्होंने कहा कि हम वापस लौटेंगे, फिर संसद में भी कहा और फिर 15 अगस्त पर जो भाषण था उसमें भी कहा। अब लौटेंगे तो, लेकिन ज़्यादा ताकत के साथ लौटेंगे, पहले के बराबर, या उससे कम ताकत के साथ लौटेंगे? और लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अब लोग कैलकुलेशन करें कि मणिपुर में, और मणिपुर का जो असर पड़ेगा जिन जिन इलाकों में, वहाँ शायद आपको पहले के मुकाबले सीटें नहीं मिलेंगी। पंजाब में, दिल्ली में, अगर पंजाब दिल्ली में कांग्रेस का और आपका अलायंस हो गया तो यहाँ से भी आपकी सीटें कम होगी। यानी मैं आपको 10 जगह बता सकता हूँ जहाँ आपकी सीटें कम हो रही हैं, लेकिन ऐसी सीट, ऐसे राज्य बताना मुश्किल है जहाँ बढ़ रही है। भाई, आप ज्योतिषी होंगे तो अलग बात है, मुझे मालूम नहीं, मैं तो ज्योतिष विद्या नहीं जानता हूँ। आप जिस दावे के साथ कह रहे हो आप बता सकते हो कम हो रहे हो। मेरा तो मानना है कि इस चुनाव में लगभग हर क्षेत्र में, एक्सेप्ट दोस्त जहां हम ऑलरेडी मैक्स आउट हो गए थे, हम हर क्षेत्र में बढ़ेंगे। मैं आपको 2-3 चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। शायद ही कोई नेता होगा, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में शायद ही कोई नेता हो जिसका लगातार 9 वर्ष सरकार में रहने के बाद, और वैसे देखें तो 23 वर्ष पहले गुजरात में, उत्तर प्रदेश, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया, फिर उत्तर प्रदेश के सांसद बन के देश का नेतृत्व किया। शायद ही विश्व में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको कोई नेता मिलेगा जिसकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती गई है और इतनी ऊंची रही है, कभी 50% से नीचे तो गई ही नहीं। लगातार उनकी विश्वसनीयता, उनके ऊपर लोगों का प्रेम, उनके ऊपर उनका जो लोगों का आशीर्वाद कभी कम हुआ है। एक तो ये बात गौर करने की। दूसरी बात, आज मणिपुर में हम दोनों सीट फिर से जीत के आएंगे, और पूरा जो पूर्वांचल है उसमें जितना काम हुआ है, शायद 65 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 9 वर्षों में काम हुआ। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और पूरी नॉर्थ ईस्ट में
टोटल स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए एलाइज। उत्तर प्रदेश लगभग 80 की 80 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के और हमारे मित्र दलों के दामन में आने के लिए तैयार है। बिहार में टोटल स्वीप होगी भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र अब 48 की 48 सीटें जीतने के लिए भाजपा में और शिवसेना और एनसीपी हम और हमारे बाकी मित्र पक्ष वहां पे और भी हैं। हम 48 की 48 सीट्स महाराष्ट्र में जीतने के लिए मैदान में आने वाले हैं। तमिलनाडु इस बार अन्ना डीएमके वासन की पार्टी अंबुमनी रामदास हमारा जो पूरा गठबंधन है जोर शोर से तमिलनाडु में जो डीएमके ने भ्रष्ट सरकार चलाई है उसके खिलाफ लड़ेंगे और सीटें जीत के आएंगे। तिरुवनंतपुरम भी शायद जीत जाएंगे। आप जरा ध्यान रखने को कहना अपने मित्र को। इसका मतलब सत्ता की कुर्सी आपके पीछे भाग रही है, आप उसके पीछे नहीं भाग रहे। हमें तो काम करने का आदेश है प्रधानमंत्री जी का और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूं, हमें काम करने के लिए यह आदेश है कि जो काम किया है उसको और गति दो और जो आगे के कई वर्षों तक हमें काम करना है उसकी नींव रखो, उसकी तैयारियां करो, उसकी प्लानिंग करो और तेज गति से भारत को एक विकसित देश और विश्व में जो टॉप 3 नेशंस हैं उस श्रेणी में भारत को डालने का कार्यक्रम, उसका विजन हमारा मिशन है। और इस मिशन को लेके प्रधानमंत्री जी की जो एक दूरगामी सोच है उस दूरदर्शिता को सामने रखते हुए, उनके विजन को सामने रखते हुए हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी के काम को, उनके नेतृत्व को, उनके विश्वसनीयता को, उनकी नीयत को, उस सब को देख के, उनकी ईमानदारी को, उनकी कार्यशैली को, उनके काम करने के स्पीड को, तेज गति को, सबको ध्यान में रखते हुए और जो आज देश में अलग अलग योजनाएं बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों तक पहुंची, जिसमें आदिवासी हैं, दलित भाई बहन हैं, ओबीसी समाज है, महिलाएं हैं, युवा युवतियां हैं, जिसमें अल्पसंख्यक के लोग हैं, सभी ने जो बिना भेदभाव के सरकार के काम को देखा, ईमानदार काम को देखा, इसको मद्देनजर रखते हुए पिछले दोनों चुनाव के ऐतिहासिक विजय से और बड़ी इतिहास बनाने वाली विजय 2024 में और 2029 में, दोनों में आगे चल के हमें 2047 तक इस देश को एक अच्छा ईमानदार नेतृत्व देने के लिए आशीर्वाद देंगे। आज आप ये भी कह सकते हैं कि 2047 तक आप ही रहेंगे। जनता जनार्दन देख रही है काम और आगे भी देखती रहेगी। सबके बारे में बात की, आपके बारे में बात नहीं हुई। एक तो मैं बीच में तभी आपसे बात जानना चाहता था, आपके घर में भी कभी टमाटर वगैरह के बारे में चर्चा होती है? मतलब हमारे मंत्री लोग भी इस बारे में कभी बात करते हैं घर में? तब भी हमें फोन आता है कि तुमने गौर किया कि नहीं इस विषय पे, क्या या उस विषय पे। देखिए, वी आर नॉट इम्यून, हम कोई अलग नहीं है, हम सब साथ में हैं। आपके दर्शक और हमारा परिवार, हम सब एक परिवार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, आज पूरा देश उनका परिवार। तो हर एक की चिंता करना, हर एक विषय के ऊपर गौर करना, हर एक विषय के ऊपर सहानुभूति के साथ, संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ और समझदारी के साथ काम करना, यही तो उनकी विशेषता रही है। मैं तो आपके बारे में पूछ रहा था, आपके घर के बारे में, भाई हम भी आपके तो किचन के बारे में। हम भी तो परिवार के सदस्य हैं। परिवार से भी फीडबैक बड़ा यूजफुल रहता है, आप लोगों से भी फीडबैक यूजफुल रहता है। आखिर दफ्तर में 4-4 चैनल एक साथ लगाए हुए, चारों चैनल पे नजर रखनी पड़ती है क्या हो रहा है। उसमें आज तक भी दिखता है, इंडिया टुडे भी दिखता है। तो हमें तो आप लोग का फीडबैक, आपका जो बहुमूल्य हमें जनता की भावनाएं आपके माध्यम से और बाकी अलग अलग सोशल मीडिया और खुद के परिवार से भी जो फीडबैक मिलते हैं, वो और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आखिरी 30 सेकंड।
प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि मैं अगले साल वापस आ रहा हूं, मैं ही स्वतंत्रता दिवस पर फिर से भाषण दूंगा। आपको जब उन्होंने ये कहा, अपने लिए भी आपको ऐसा लगा कि थैंक गॉड आप भी वापस आ रहे हैं, आप भी हम अगले तो- साल हमें दिखाई देंगे इसी पद पर? हम तो सब कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं, पूरा देश का विश्वास उनके साथ है और मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार 2024 नहीं, मैं तो देश आपके के बारे में पूछ रहा हूँ, नेतृत्व फिर से करने मैं आएंगे। आपके बारे में पूछ रहा हूँ। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर्तृत्व से, अपने काम से इस देश का सेवा करते रहे, इसी का मैं समझता हूं हम सबकी, उनकी जो टीम है उन सबका काम उसी दिशा में आगे चल रहा है। पीयूष जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।